नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना संयोजन स्थानांतरित करने वाली युक्ति है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना कोई कनेक्शन के अगर कोई ट्रांसफर करता है ये डिवाइस, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, परिणामित्र। अब देखिए इन्वर्टर क्या होता है। इन्वर्टर जो है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और रेक्टिफायर क्या होता है, दिष्टकारी। तो दिष्टकारी जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिणामित्र के द्वारा सुगमता से किया जा सकता है। तो परिणामित्र के द्वारा यानी ट्रांसफार्मर के द्वारा आसानी से क्या किया जा सकता है, वोल्टता का अपचयन यानी वोल्टेज को डाउन किया जा सकता है। और बी दिया है वोल्टता का उच्चायन यानी वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है। और सी दिया है ए और बी दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को स्टेप अप और वोल्टेज को स्टेप डाउन दोनों किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिणामित्र निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। सहप्रेरण मतलब म्यूचुअल इंडक्शन, स्वप्रेरण मतलब सेल्फ इंडक्शन। और सी दिया है ए और बी दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किसके प्रिंसिपल पर कार्य करता है, फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिणामित्र की निम्न में से किस वाइंडिंग को लोड से संयोजित किया जाता है, यानी ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग को लोड से कनेक्ट किया जाता है। तो देखिए प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिस भी वाइंडिंग को अगर हम लोड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। और जिस भी वाइंडिंग में हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सेकेंडरी वाइंडिंग यानी द्वितीयक वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिणामित्र की प्राथमिक तथा द्वितीयक वाइंडिंग में सदैव भिन्न संख्या में लपेट होती हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। एक ही व्यास का तार प्रयोग किया जाता है। पृथक पृथक चुंबकीय परिपथ होता है, यानी डिफरेंट मैग्नेटिक सर्किट होता है। और डी दिया है एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में एक जो है कॉमन मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस अल्टरनेटर का उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्रों पर अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न किए गए वोल्टेज को उच्च वोल्टेज पर पारेषण हेतु किया जाता है। एकल फेज ट्रांसफार्मर यानी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और उच्चायक यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और सी दिया है अपचायक यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और डी दिया है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो देखिए हाई ट्रांसमिशन पारेषण हेतु भेजने के लिए, हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उच्चायक ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिणामित्र आपूर्ति पर कार्य करता है, यानी ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पर कार्य करता है, एसी, डीसी। और सी दिया है ए और बी दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो है एसी पर वर्क करता है, डीसी पर वर्क नहीं करता है। ट्रांसफार्मर डीसी पर क्यों नहीं वर्क करता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो ईएमएफ होता है वो होता है NdΦ/dt। चूँकि जो डीसी करंट हम देते हैं तो उसमें फ्लक्स जो है कांस्टेंट डेवलप होता है, तो इसलिए dΦ/dt जो है वो हो जाता है जीरो, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाता है। इसलिए ट्रांसफार्मर जो है डीसी पर ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पर कार्य करता है? AC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिणामित्र में एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लौह क्रोड यानी आयरन कोर रखी जाती है। पतली, मोटी, लैमिनेटेड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए परिणामित्र में जो है यानी ट्रांसफार्मर में जो एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, ठीक है, जो आयरन कोर होता है उसको लैमिनेट कर दिया जाता है, पतले पतले, ठीक है, और बीच में जो है इंसुलेशन डाल दिया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लैमिनेटेड आयरन कोर। तो इसका आंसर हो जाएगा C, लैमिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सुमेलित कीजिए। आउटपुट वोल्टता के आधार पर, क्रोड संरचना के आधार पर, आउटपुट क्षमता के आधार पर, व्यावसायिक आधार पर आपको बताना है ये ट्रांसफार्मर में ये कौन कौन सा दिया है, ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन दिया है। तो देखिए आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, तो देखिए आउटपुट वोल्टेज कैसा हमको मिलेगा, तो देखिए या तो स्टेप अप हो सकता है या स्टेप डाउन हो सकता है। तो इसका तो देखिए ए का अगर हम देखें तो ये C से मैच करता है, तीसरे से अपचायक ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी ये आउटपुट वोल्टेज के आधार पर है, यानी स्टेप अप मिल रहा है या स्टेप डाउन। और बी दिया है क्रोड की संरचना। तो देखिए एक बेरी टाइप होता है, सेल टाइप होता है, आपने पढ़ा होगा। तो बी जो है वो A से 1 से मैच खा रहा है। तो इसका आंसर जो है आप देख सकते हैं ये C बन रहा है इसका आंसर। और देखिए आउटपुट क्षमता के अनुसार क्या है, तो आउटपुट क्षमता के आधार पर ये ऑटो ट्रांसफार्मर हो सकता है, ठीक है, और व्यावसायिक आधार पर जो है ये है पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकल फेज परिणामित्र यानी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है वोल्टेज नियामक में यानी वोल्टेज रेगुलेटर में, रेडियो रिसीवर में, इन्वर्टर में, और डी दिया है इन सभी में। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग इन सभी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन शीतलन विधि का उपयोग जो है 500 kVA से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। यह कथन जो है परिणामित्र की किस शीतलन विधि से संबंधित है, किस कूलिंग मेथड से संबंधित है। तो देखिए ये 500 kVA से अधिक जो क्षमता के ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें ऑयल ब्लास्ट कूलिंग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा A, ऑयल ब्लास्ट कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल एक बाइंडिंग वाला परिणामित्र जो है कहलाता है। तो देखिए केवल एक बाइंडिंग यानी सिंगल बाइंडिंग जो है वो कहलाता है ऑटो ट्रांसफार्मर। उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग जो है वो एक ही बाइंडिंग से निकाली जाती है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C, ऑटो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह एक वोल्टेज अपचायक परिणामित्र है। इसकी आउटपुट शक्ति कम तथा इसका आकार बहुत छोटा होता है। यह कथन निम्न में से किस परिणामित्र से संबंधित है। तो देखिए यह एक वोल्टेज अपचायक परिणामित्र है, यानी यह एक वोल्टेज अपचायक मतलब डाउन यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और इसकी आउटपुट शक्ति कम तथा इसका आकार बहुत छोटा है। तो ये कौन सा परिणामित्र है यानी ट्रांसफार्मर है। तो देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वो होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी C आंसर दिया है विभव परिणामित्र। और अगर बात करें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तो स्टेप करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश क्षमता वाले परिणामित्र HT परिणामित्र कहलाते हैं, यानी हाई टेंस ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। तो देखिए ये भी क्लासिफिकेशन है ट्रांसफार्मर का। तो देखिए 15,000 kVA से अधिक के ट्रांसफार्मर को जो है हाई टेंस ट्रांसफार्मर यानी HT ट्रांसफार्मर कहते हैं, और इससे कम 15,000 kVA से कम वाले ट्रांसफार्मर को बोलते हैं LT ट्रांसफार्मर यानी लो टेंस ट्रांसफार्मर। तो इसका आंसर हो जाएगा B, 15,000 kVA से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
परिणामित्र क्रोड निर्माण के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त पदार्थ है, यानी ट्रांसफार्मर के कोर के कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा जो है मटेरियल सबसे अच्छा है। तो देखिए ट्रांसफार्मर कोर के लिए सबसे अच्छा जो है वो है सिलिकॉन स्टील। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिलिकॉन इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फेज परिणामित्र में प्राथमिक एवं प्रेरित द्वितीयक वोल्टेज डैश होती है। तो देखिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी और सेकेंडरी में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है वो 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक दूसरे से 180 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिणामित्र का विद्युत वाहक बल समीकरण है। तो देखिए इसका परिणामित्र का जो है यानी ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन क्या है, ये है E = 4.44 फाई एम एफ एन। फाई एम क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिणामित्र की प्रत्येक वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो देखिए परिणामित्र कोर में उत्पन्न अधिकतम फ्लक्स पर, फाई एम पर, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी यानी एफ पर, वाइंडिंग की लपेट संख्या पर, एन पर, उपरोक्त सभी। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है E = 4.44 फाई एम एफ एन। तो देखिए इसमें सभी टर्म आ रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 3 फेज परिणामित्र वाइंडिंग का मुख्य संयोजन है, ठीक है। 3 फेज ट्रांसफार्मर कौन कौन सा कनेक्शन होता है। तो देखिए स्टार स्टार कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन, और डी दिया है ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।